हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट की खबरें पहुंचा रहा है। इस इलाके में दो नज़रियात का टकराव अलग अलग सतह पर नजर आ रहा है। कुछ मुल्क इस टकराव में पूरी तरह से एक तरफ है, लेकिन कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो अमेरिका और ईरान के दबाव में अपने फैसले बदलते रहते हैं। इराक इसी हालत में है जहां 2003 के अमेरिकी हमले के नतीजे में सद्दाम हुसैन सरकार गिराई गई थी। उसके बाद वहां अमेरिकी दखल के साथ ही ईरान का असर भी बढ़ा है। इराक की पार्लियामेंट ने जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मोहंदिस को अमेरिका के जरिए ड्रोन हमले से कत्ल किए जाने के बाद सभी गैर मुल्की फौजियों को बाहर किए जाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। हकीकत यह है कि इराक ईरान ताल्लुकात ऐसे हैं कि जब भी इराक में नई सरकार बनती है, उसके जिम्मेदार ईरान का दौरा करके ताल्लुकात मजबूत करने पर जोर देते हैं और ईरान की मदद का शुक्रिया अदा करते हैं। आज बड़ी खबर है कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के लिए अमेरिकी सरकार के साथ मिली भगत के इल्जाम में इराक के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की गिरफ्तारी हो सकती है। मुस्तफ़ा अल काज़मी हाल ही में ओहदे से अलग होने के बाद बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी एम्बेसी की सिक्योरिटी में रहने पर मजबूर हैं। उधर नवंबर में इराक सीरिया बॉर्डर पर ईरानी तेल टैंकरों पर हमले में इजराइल के शामिल होने की बात सामने आई है। एक और वाकई में अमेरिका के जरिए लाए गए यूनाइटेड नेशन वीमेन ग्रुप से ईरान को अलग किए जाने वाले रेजोल्यूशन पर तेहरान ने सख्त एतराज किया है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना न भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिका के जरिए किए गए कत्ल के मामले में इराक के साबिक प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकते हैं। एक सीनियर इराकी मेंबर पार्लियामेंट का कहना है कि मुल्क की अदालत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के खिलाफ जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों के कत्ल में मिली भगत की वजह से गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। प्रेस टीवी ने स्टेट ऑफ लॉ सियासी अलायंस के मेंबर फाजिल जारी जवी ने शफक न्यूज एजेंसी की अरबी सर्विस को बताया है कि 55 साल के अल काज़मी इस वक्त अमेरिकी एम्बेसी की सिक्योरिटी में बगदाद के भारी किलेबंद ग्रीन जोन में रह रहे हैं। स्टेट ऑफ लॉ सियासी अलायंस के मेंबर फाजिल जारीजवी ने कहा है कि इस बात के इम्कान ज्यादा है कि मुस्तफ़ा अल काज़मी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाए, क्योंकि उनके मुल्क के खजाने से सेंचुरी की डकैती कही जाने वाली गड़बड़ी और दो हाई प्रोफाइल टेररिज्म मुखालिफ सीनियर कमांडरों की टारगेट किलिंग के बारे में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दूं कि 27 नवंबर को कुल 78 इराकी लोगों ने साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त के अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो, बगदाद में साबिक अमेरिकी एम्बेसडर मैथ्यू एच ट्यूलर, साबिक प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी और नेशनल ऑपरेशन सेंटर के साबिक डायरेक्टर जिया अल मूसवी के खिलाफ लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमानी और मोहंदिस के कत्ल के मामले में नेशनल अपील अदालत में मामला दर्ज किया था। आपको बता दूं कि जनवरी 2020 में मुस्तफ़ा अल काज़मी खुफिया महकमे के सरबराह थे। बाद में मई 2020 में प्राइम मिनिस्टर बन गए। शिकायत करने वालों में अमेरिकी हमले में मारे गए हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मोहंदिस का भाई मोहम्मद हसन जाफर भी शामिल है। ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के खिलाफ हमले के लिए उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फौजी सलाहकारों की वार्निंग के बावजूद हुक्म दिया था। उन्होंने बाद में एक ट्विटर पोस्ट में यह बात कबूल भी की थी। कुछ दिन बाद रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिका की तरफ से किए गए हमले में इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने भी अहम रोल अदा किया है। हमले के 2 दिन बाद इराकी पार्लियामेंट ने एक कानून को मंजूरी दी थी जिसके तहत सरकार को मुल्क में अमेरिकी लीडरशिप वाली सभी गैर मुल्की फौजों की मौजूदगी को खत्म करने के लिए कहा गया था। जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मोहंदिस दोनों को मिडिल ईस्ट में खास तौर से इराक और सीरिया में दाइश टेररिस्ट से लड़ने और उन्हें खत्म करने में अहम रोल अदा करने की वजह से बहुत इज्जत दी जाती थी। आपको याद दिला दूं कि 8 जनवरी 2020 को
IRGC نے لیفٹیننٹ جنرل سلیمانی کے قتل کے بدلے میں میزائل حملوں سے عراق کے ویسٹرن صوبے انبار میں عین الاسد اور اربل میں امریکی چھاونیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکی ڈیفنس منسٹری پینٹاگن کے مطابق عین الاسد بیس پر جوابی حملے کے دوران 100 سے زیادہ امریکی فوجیوں کو دردناک دماغی چوٹ لگی تھی۔ حالانکہ IRGC کا کہنا ہے کہ امریکہ اس لفظ کا استعمال حملے کے دوران مارے گئے امریکیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ایران نے عین الاسد پر میزائل حملے کو پہلا تھپڑ بتایا تھا۔ اسی بیچ اسرائیلی فوج کے سربراہ آویو کوہافی نے سیریا عراق بارڈر کے پاس ایران کے ٹرک پر ہوئے حالیہ حملے میں اسرائیل کا ہاتھ ہونے کو کنفرم کیا ہے۔ ایران کے مطابق عراق اور سیریا کے راستے سے لبنان تیل لے جا رہے اس کے ٹینکروں پر حملہ کیا گیا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق آویو کوہافی نے کہا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے بتایا تھا کہ ایران کے 25 ٹرکوں کے قافلے میں ٹرک نمبر 8 میں ہتھیار موجود ہیں اور اسرائیلی ایئر فورس کے پائلٹوں نے صحیح ٹرک پر کامیابی سے حملہ کیا تھا۔ کوہافی نے کل ہرزلیہ میں ریچمن یونیورسٹی میں ایک کانفرنس میں بولتے ہوئے کہا کہ کچھ ہفتے پہلے ہمیں سیریائی قافلے کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ ہم نہیں جان سکتے تھے کہ یہ عراق سے سیریا کی طرف جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں جان سکتے تھے کہ اس میں کیا ہے، اور ہم یہ نہیں جان سکتے تھے کہ 25 ٹرکوں میں ٹرک نمبر 8 میں ہتھیار موجود ہیں۔ ہمیں پائلٹوں کو صحیح جگہ بھیجنے کی ضرورت تھی اور انہیں سطح سے ہوا میں مار کرنے والی میزائلوں سے بھی بچنا تھا۔ انہیں حملہ کرنے کی ضرورت تھی، انہیں اپنے نشانوں پر حملہ کرنے اور سیف واپس آنے، اور ان لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی جنہیں نہیں مارا جانا چاہیے۔ یہ بہت ایڈوانس صلاحیتیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں 10 لوگ مارے گئے تھے، جن میں ایرانیوں کی نامعلوم تعداد بھی شامل تھی۔ نومبر کے اس حملے کے وقت اسرائیلی فوج نے سیریا میں خاص حملوں میں شامل ہونے کو کنفرم نہیں کرنے کی اپنی نارمل پالیسی کے مطابق بیان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ صاف نہیں ہے کہ کوہافی، جو اگلے مہینے فوج کے سربراہ کے طور پر اپنی مدت پوری کرنے والے ہیں، نے حملے کے لیے IDF کی ذمہ داری قبول کرنے کا آپشن کیوں چنا ہے۔ اسرائیل نے حال کے برسوں میں سیریا سرکار کے کنٹرول والے حصوں میں سینکڑوں حملے کیے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی اس طرح کے آپریشنوں کو قبول کیا گیا ہو یا چرچا کی گئی ہو۔ حالانکہ اس نے قبول کیا ہے کہ یہ لبنان کے حزب اللہ جیسے ایران کی سپورٹ والے گروپس کے لیے ہتھیاروں کے لدان اور چوکیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ 9 نومبر کو ایران سے لبنان کے لیے ایندھن لے جا رہے ٹینکروں کے قافلے پر عراقی سیریائی بارڈر پر حملہ کیا گیا تھا۔ پریس ٹی وی نے بتایا تھا کہ یہ حملہ اس وقت ہوا جب 22 ٹینکر سیریا کے راستے ایران سے لبنان کے لیے ڈیزل ایندھن لے جا رہے تھے۔ IRIB کے ایک رپورٹر نے بتایا تھا کہ ایک امریکی ڈرون نے حملے میں 2 ٹینکروں کو اس وقت نشانہ بنایا جب 8 ٹینکر عراق کی القائم بارڈر پوسٹ سے سیریا میں داخل ہو گئے۔ امریکی ٹی وی چینل ABC نے حملے میں 14 لوگوں کے مارے جانے کی خبر دی تھی، جن میں ایرانی بھی شامل بتائے گئے تھے۔ کچھ لوکل سورسز نے کہا تھا کہ یہ حملہ اس علاقے میں ریزسٹنس فورسز کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا ایک ڈرون حملہ تھا۔ اسی بیچ ایک اور اہم واقعے میں ایران کی فورن منسٹری کا کہنا ہے کہ عورتوں کی حالت پر یونائٹڈ نیشنز کمیشن میں ایران کی ممبرشپ ختم کرنے والا امریکہ کے ذریعے لایا گیا ریزولوشن غیر قانونی ہے۔ ایران نے اس کو سیاسی مقصد سے اٹھایا گیا قدم اور یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے خلاف بتایا ہے۔ ایران کی فورن منسٹری کے اسپوکس پرسن ناصر قانانی نے کل 54 ممبر والے یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کونسل کے ذریعے ایران کو اس کے 2022 سے 2026 کی باقی مدت کے لیے یونائٹڈ نیشن کمیشن سے ہٹانے کے لیے امریکہ کے ذریعے تیار کیے گئے ریزولوشن کے پاس کیے جانے کے بعد یہ بیان دیا ہے۔ امریکہ کے ذریعے تیار شدہ ریزولوشن کو 29 ووٹوں کی سپورٹ، 8 ملکوں کی مخالفت اور 16 ملکوں کی غیر حاضری میں پاس کیا گیا ہے۔ قانانی نے ایران کے خلاف امریکہ کی کارروائی کو واشنگٹن کے ذریعے یونائٹڈ نیشنز پر اپنی ایک طرفہ سیاسی مانگوں کو لاگو کرنے کی کوشش کے طور پر اٹھایا گیا قدم بتایا ہے۔ انہوں نے ایران کو انسٹیبل کرنے کے لیے امریکہ کی لمبی مدت سے چلی آ رہی اور بڑی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
वाशिंगटन को ईरानी नेशन और औरतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाला बड़ा मुल्क बताया। प्रेस टीवी के मुताबिक 1979 में ईरान में आए इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद से अमेरिका ने ईरानी लोगों और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई दुश्मनी भरा कदम उठाने में कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कैसे अमेरिका अब ईरानी औरतों के हुकूक को सपोर्ट करने का दावा कर सकता है। नासिर कानानी ने आगे कहा है कि ये अफसोसनाक है कि इजराइल अब भी अमेरिका और उसके दोस्तों की सपोर्ट की वजह से यूनाइटेड नेशन कमीशन का मेंबर है, जबकि इजराइल के फिलिस्तीन के खिलाफ लगातार क्राइम्स का काला इतिहास मौजूद है। आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में टकराव जारी है। अब इराक के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी को अमेरिका के लिए काम करने की और जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की साजिश में शामिल होने की कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसीलिए उन्हें अमेरिका ने बगदाद में अपनी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। हो सकता है कि उन्हें ग्रीन जोन से हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। उधर इजराइल ने ईरानी तेल टैंकर को हथियारों का भरा ट्रक बताकर हमले की बात कबूल की है। अब से पहले इजराइल के कमांडर सुलेमानी के कत्ल में भी हाथ होने की बात सामने आई थी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।